व्यक्तित्व पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने अलग अलग ढंग से देने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रुचि है वो ऑलपोर्ट द्वारा दिखाई गई है। ऑलपोर्ट 1937 ने व्यक्तित्व की दी गई सभी परिभाषाओं को उन्होंने एकत्रित किया और पाया कि व्यक्तित्व की जो 49 परिभाषाएं दी जा चुकी हैं, इन परिभाषाओं को उन्होंने 5 श्रेणियों में विभाजित करके उनका जो है विशेष अध्ययन किया। और परिभाषाओं के क्रम में सबसे पुराना यानी कि सबसे पहली परिभाषा व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस पे ये डेफिनेशन आधारित है। व्यक्तित्व का जो अंग्रेजी अनुवाद पर्सनैलिटी है, जो कि एक लैटिन शब्द पर्सोना से बना है और इसका अर्थ नकाब या मास्क होता है, जिसे नायक यानी कि एक्टर जो है वो नाटक करते समय पहनते हैं। और इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व की बाहरी वेशभूषा और दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला होता है उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा समझा जाता है। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन ऐसी परिभाषाओं को तुरंत ही अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया, यानी कि बाहरी रंग रूप के आधार पर हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी को। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। ऐसी परिभाषाओं की जो संख्या वो 49 यानी कि 49 थी, जिसका विश्लेषण करने के बाद में ऑलपोर्ट 1937 ने अपने 50वां परिभाषा व्यक्तित्व का दिया है। ऑलपोर्ट के पहले 49 डेफिनेशंस दिए जा चुके थे और जो ऑलपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो 50वां था, जो आज भी अनेकों मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्य है, क्योंकि यह परिभाषा काफ़ी विस्तृत है, कॉम्प्रिहेंसिव है और वैज्ञानिक है। ऑलपोर्ट 1937 के अनुसार व्यक्तित्व के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी कि ऑलपोर्ट ने यहाँ पे एडजस्टमेंट को प्राथमिकता दी है। ऑलपोर्ट की इस परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतरी गुण यानी कि इनर क्वालिटीज़ तथा बाहरी गुण यानी कि व्यवहार दोनों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन उन्होंने व्यक्तित्व के भीतरी गुणों पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला है। यानी कि जो ऑलपोर्ट है उन्होंने इनर क्वालिटीज़ पर ज़्यादा बल डाला है, जबकि आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व के चित्र प्रकृति, ज्ञान शक्ति, शरीर संगठन का करीब करीब एक अस्थायी टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। इस परिभाषा तथा ऑलपोर्ट की परिभाषा में बहुत ही ज़्यादा समानता है। आइजेंक ने ऑलपोर्ट के ही समान व्यक्तित्व को परिभाषित करने में व्यक्तित्व के भीतरी गुण यानी कि इनर क्वालिटीज तथा बाहरी गुण यानी कि व्यवहार को सम्मिलित किया है। देखिए यहाँ पे जो है 5 साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको पर्सनालिटी की डेफिनेशंस दी गई है, जिसको अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले तो हम लोगों ने ऑलपोर्ट का देखा, फिर आइजेंक का देखा, अब हम जो है वो चाइल्ड 1968 ने क्या डेफिनेशन दिया है उसको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति से तात्पर्य कमोवेश अस्थायी आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के बाहर व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है तथा तुल्य परिस्थितियों में अन्य लोगों के व्यवहार से अलग करता है। उसके बाद वॉल्टर मिस्केल 1981 के अनुसार प्राय व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार से उस विशिष्ट पैटर्न से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाला समायोजन का निर्धारण करता है। उसी तरीके से बेरोन 3 जो है उन्होंने भी कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे डेफिनेशंस को मिला करके कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं, जो कि पहला है कुछ एनालाइज किया गया है, जो कि हम लोगों को जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो पहला है मनोशारीरिक तंत्र है कि व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है, ऐसा सिस्टम है जिसके मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यह तंत्र ऐसे तत्वों का एक गठन होता है जो आपस में इंटरैक्शन यानी कि अंतःक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व
शील गुण यानी कि ट्रेट होते हैं। संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चित्त प्रकृति और चरित्र अभिप्रेरक आदि है, जो सभी मानसिक गुण हैं। लेकिन इन सब का आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति के ग्रंथीय प्रक्रियाएं और तंत्रिकीय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि व्यक्ति के ग्रंथीय प्रक्रियाएं और तंत्रिकीय प्रक्रियाएं, इससे स्पष्ट हुआ कि व्यक्तित्व ना तो पूर्णतः मानसिक है और ना ही तो पूर्णतः शारीरिक होता है। व्यक्तित्व इन दोनों तरह के पक्षों का मिश्रण होता है, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों पक्षों का मिश्रण होता है। उसके बाद करते हैं बात हम गत्यात्मक गठन की बात आती है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य यह होता है कि मनोशारीरिक तंत्र के अलग अलग तत्व जैसे शील गुण, आदत आदि एक दूसरे से इस तरह संबंधित होकर संगठित होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। इस संगठन में परिवर्तन संभव है। यही कारण है कि इसे गत्यात्मक संगठन भी कहा गया है। इस तरह के गत्यात्मक संगठन से स्पष्ट मतलब यह है कि व्यक्तित्व के शील गुण या अन्य तत्व आपस में इस तरह से संगठित होते हैं कि उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति नौकरी पाने के पहले ईमानदार, उत्तरदायित्व और समयनिष्ठ हो सकता है, लेकिन नौकरी मिलने के कुछ वर्षों के बाद में उसमें उत्तरदायित्व और उसकी जो समय निष्ठा का शील गुण है ज्यों का त्यों हो सकता है, परंतु संभव है कि उसमें ईमानदारी का गुण बदलकर बेईमानी का भी गुण विकसित हो जाए। इस उदाहरण में पहले के 3 गुणों के संगठन में नौकरी मिलने के बाद एक परिवर्तन दिखलाया गया है। ऐसा भी संभव है कि इस तीनों शील गुणों का संगठन नौकरी मिलने के बाद पूर्णतः बदल जाए, यानी इसके तीनों शील गुण में परिवर्तन हो जाए। शील गुणों के संगठन में इस तरह का परिवर्तन गत्यात्मक संगठन का उदाहरण है। इस तरह के संगठन में विसंगठन भी सम्मिलित होता है, जिसके सहारे असामान्य व्यवहार की व्याख्या होती है। जैसे कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्तित्व के शील गुणों के संगठन में इस ढंग का परिवर्तन आ जाता है कि उसका व्यवहार विसंगठित यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण वह असामान्य व्यवहार अधिक करने लगता है, तो इसे एक गत्यात्मक संगठन की ही श्रेणी में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो कंसिस्टेंसी में जो व्यक्तित्व का व्यवहार है एक समय से दूसरे समय में संगत होता है। संगतता से मतलब यह होता है कि व्यक्ति का व्यवहार 2 अलग अलग अवसरों पर लगभग एक समान होता है। इस कारक पर चाइल्ड के परिभाषा में प्रत्यक्ष रूप से बल डाला गया है। जो हमारे जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं 1968 के अनुसार उन्होंने इस परिभाषा पे काफ़ी बल डाला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण। तो प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन पाया जाता है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग का अपूर्व होता है। वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार, होने वाला संवेग आदि अपूर्व होता है, जिसके कारण उस वातावरण के साथ समायोजन करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। आइजेंक, ऑलपोर्ट, चाइल्ड तथा मिस्केल ने इस पक्ष पर समान रूप से अपनी अपनी परिभाषाओं में बल डाला है। यही कारण है कि 1961 में ऑलपोर्ट ने अपनी 1937 की परिभाषा के अंतिम 5 शब्द बदलकर इस प्रकार दिए गए की जगह पर कुछ अलग चेंजेस किए हैं। तो निष्कर्ष पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व में अलग अलग शील गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन होता है जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार, विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का यानी कि एक यूनिक बिहेवियर होता है। तो ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट पर्सनैलिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसके जो थियोरेटिकल अप्रोचेस है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे।